हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है एक कहानी यह भी। आज हम एक कहानी यह भी का पहला भाग पढ़ेंगे। इसे लिखा है लेखिका मन्नू भंडारी ने। ये हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रही हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजस्थान के अजमेर शहर में हुई थी। उसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया और उसके बाद सेवानिवृत्त होकर के इन्होंने कहानियाँ आदि लिखना आरंभ किया। इनकी कई कहानियों का तो अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और कुछ पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। अब हम आरंभ करते हैं इनकी रचना एक कहानी यह भी का परिचय। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार कथा नहीं लिखी है। सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि ये कोई आत्मकथा नहीं है, लेकिन आत्मकथा की स्टाइल में लिखा गया पाठ है। तो मन्नू भंडारी ने आत्मकथा कहा जा सके ऐसी परिभाषा को सिद्ध करने वाली रचना, जिसे कि आत्मकथा कहा जा सके, ऐसी कोई आत्मकथा उन्होंने नहीं लिखी जिसमें क्रम से उन्होंने अपने जीवन के प्रसंगों का वर्णन किया हो। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर आत्मकथा की परिभाषा देखी जाए तो उस परिभाषा पर खरा उतरने वाली इनकी ऐसी कोई रचना नहीं है, लेकिन इनका जो आत्मकथ्य है, मतलब जो इनकी बातें हैं, उन्होंने उनमें उन व्यक्तियों का और उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में, अर्थात जितना पोर्शन हम पढ़ेंगे उस संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर से उभर कर आया है। एक तो उन्होंने इस पाठ में अपने पिताजी का व्यक्तित्व बताया है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, और एक उनके कॉलेज की प्राध्यापिका, मतलब कॉलेज की लेक्चरर शीला अग्रवाल, जिसके व्यक्तित्व का लेखिका के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताया है। ये वही शीला अग्रवाल हैं जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी कि 46-47 के समय जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उससे मन्नू जी भी प्रभावित हुई, उन्होंने भी उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। छोटे से शहर की युवा होती लड़की यानी मन्नू भंडारी ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह की भागीदारी की, उसमें उनके ओज, उत्साह और संगठन क्षमता विरोध करने का तरीका दिखाई दे रहा है। अब हम आरंभ करते हैं एक कहानी यह भी। लेखिका ने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के कुछ प्रसंगों का, कुछ व्यक्तियों का वर्णन करते हुए जो रचना लिखी है उसका नाम है एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक और पत्रिकाओं के, अखबारों के बीच में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका मन्नू भंडारी कहती हैं कि वैसे तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जब से मुझे मेरा बचपन याद आता है, ये वो समय था जब हम अजमेर में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। इससे पहले की बातें लेखिका को याद नहीं है। तो यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपर की मंजिल में तो पिताजी रहते थे और पिताजी की पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, अखबार आदि बिखरे रहते थे, और वो उन्हीं में बैठे हुए या तो कुछ पढ़ते रहते थे और या फिर अपने पास पढ़ने आए बच्चों आदि को डिक्टेशन दे दिया करते थे। नीचे वाली जो मंजिल थी उस 2 मंजिला मकान की नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। नीचे की मंजिल में लेखिका कहती हैं कि हम भाई बहनों के साथ हमारी बेपढ़ी लिखी यानी अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ, ऐसी माँ जिसकी अपनी कोई खूबी नहीं थी जो उसके व्यक्तित्व की पहचान
बन सके। और वो कैसी माँ थी? जो सवेरे से शाम तक सब बच्चों की इच्छाओं को पूरा करती थी और अपने पति की यानी लेखिका के पिता की आज्ञाओं का पालन किया करती थी, सदैव तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कार्यों में भी जुड़ गए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे। वो सिर्फ शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े उपदेश नहीं देते थे, वो अपने घर पर भी 8-8, 10-10 बच्चों को रखकर पढ़ाते थे। और उन्हीं बच्चों में से कई तो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए हैं। ओहदा मतलब पद, पोस्ट, बहुत ऊंची जगह उन्होंने हासिल कर ली है। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। जब तक लेखिका के पिता इंदौर में थे तब तक वे बड़े खुश थे। उन्हें नाम, प्रतिष्ठा, पद, पैसा सब कुछ उनके पास था और ये उनकी खुशहाली के दिन थे। और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे कि वो कितने दरिया दिल हैं, कितनी जल्दी वो किसी के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, यानी उदार हृदय। तो उनके उदार हृदय के चर्चे भी इंदौर शहर में खूब होते थे। एक तरफ वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी तरफ वो बहुत ही क्रोधी और अहमवादी थे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले। पर ये सब तो मैंने केवल सुना, लेखिका कहती है, लेकिन वो ऐसे थे, ये मैंने सिर्फ सुना है अपनी माँ से, क्योंकि ये सब बातें वो हैं जब वो इंदौर में थे और इंदौर का तो समय लेखिका को याद ही नहीं है। लेखिका को अपने पिताजी का जो व्यवहार है वो याद आता है अजमेर से। तो लेखिका कहती है कि मैंने तो सिर्फ उनके इतने अच्छे गुणों के बारे में सुना था और जब से उनको मैं देखने लगी, जब से मैं उनको समझने लगी हूँ, तब से तो कैसे पिताजी देखे हैं, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता थे। भग्नावशेष टूटे फूटे टुकड़े, यानी कि ये सारे के सारे गुण उनके अंदर थे। लेकिन जब से देखना शुरू किया तब तक ये सभी गुण उनके अंदर टूटी फूटी हालत में बचे थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। बहुत बड़ा नुकसान, इन्हें पैसे की तंगी आ गई थी, आर्थिक नुकसान हुआ था और इसीलिए उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्दकोश था। यहाँ अजमेर में आकर के ये एक डिक्शनरी शब्दकोश जो विषयवार था, जिसमें सब्जेक्ट वाइज वोकेबलरी, सब्जेक्ट वाइज जिसमें शब्द थे, उसे बनाना शुरू किया। और ये उनकी अपनी तरह का पहली डिक्शनरी थी जिसमें सब्जेक्ट वाइज शब्दों के अर्थ दे रखे थे। इस शब्दकोश ने, इस डिक्शनरी ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, लेकिन अर्थ नहीं दिया। अर्थ मतलब पैसा नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति गिरती गई और जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो उनके जितने भी सकारात्मक पहलू थे, जो अच्छे गुण थे, वो धीरे धीरे निचुड़ते गए, यानी समाप्त होते गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वो और भी और अधिक विस्फारित उनका अहम। एक तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, तो ये उसके कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और दूसरा उनका उससे भी ज़्यादा विस्फारित मतलब फैला हुआ, बहुत बढ़ा हुआ उनका अहम, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट, उनकी ईगो। एक तरफ तो उनकी आर्थिक स्थिति थी जो सिकुड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ उनका अहम था जो बढ़ता जा रहा था। और ये बढ़ता हुआ अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वो कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए, अर्थात अपने बच्चों को अपनी आर्थिक कमी या जो नुकसान हुआ उसके बारे में बताएं और उन्हें कहें कि भाई आज जो आप चाहते हो वो सब कुछ करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से लेखा कहती है वो बहुत अहमवादी थे, ईगोस्टिक थे, ईगो वाले थे। इसीलिए उनके ऐसे स्वभाव ने ही उन्हें अपने बच्चों के सामने अपनी आर्थिक तंगी को बांटने की अनुमति नहीं दी। नवाबी आदतें थी उनकी, अधूरी महत्वाकांक्षा यानी उनकी इच्छाएं थी वो अधूरी रह चुकी थी। बहुत सारी बातें उन्होंने सोची थी जो वो करना चाहते थे, तो वो इच्छाएं अधूरी रह गई थी। आदतें उनकी नवाबी थी, हमेशा से वो शीर्ष पर रहे, यानी कि समाज में ऊंचाई पर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में वो हाशिए पर सरक गए थे। हाशिए पर सरक जाना मतलब बिल्कुल किनारे पर आ जाना। और इस कारण जितने भी दुख था कि सबसे पहले शीर्ष पर रहते थे, फिर हाशिए पर खिसक गए, यानी कि लोगों की दृष्टि में ज़्यादा महत्व उनका नहीं रहा, आर्थिक स्थिति गिरती रही। इन सब बातों के कारण
उनका क्रोध उन्हें बहुत ज़्यादा आता था और ये क्रोध हमेशा उनकी माँ को कांपना और थरथराना कराता रहता था, यानी कि ये क्रोध जो है ये उनकी माँ पर ही बरसता था। अपनों के हाथों विश्वासघात की न जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना अधिक शक्की बना दिया। लेखिका कहती हैं वे पिताजी जो हमेशा अपनों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, जरूर उन्हें विश्वासघात की बहुत गहरी चोटें मिली और उन्हीं चोटों के कारण वे बाद के दिनों में यानी बचे हुए जीवन में बहुत ज़्यादा शक्की बन गए थे, बहुत ज़्यादा शक करने लग गए थे। और ये शक इतना था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते थे। लेखिका और उसके भाई बहनों को भी अपने पिता के शक का सामना करना पड़ता था। पर यह पितृगाथा पिता की गाथा, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है कि वो कैसे थे, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामी यानी कमी मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि जाने अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। लेखिका कहती है कि मैं आपके सामने अपने पिता का गुणगान इसलिए नहीं कर रही कि मैं उनका गुणगान आपके सामने करना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये पितृगाथा इसलिए गा रही हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कौन सी कमी मेरे भीतर आ गई है, जिससे कि मैं जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अपने आप को हीन महसूस करती हूँ। कहती हैं लेखिका कि मुझे मेरे पिताजी का व्यवहार कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिखाई देता है। मैं काली हूँ, बचपन में बहुत दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना करते थे और फिर उसी की प्रशंसा करते थे। उसने क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। लेखिका कहती हैं कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के व्यक्तित्व की कौन सी कमियाँ और खूबियाँ मेरे अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी का प्रभाव मुझ पर बहुत पड़ा। वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं बचपन में रंग में काली थी, बहुत दुबली थी और पिताजी को गोरा रंग अच्छा लगता था, तो इन्हीं से 2 साल बड़ी जो बहन थी वो बहुत ही गोरी थी, स्वस्थ थी और हंसमुख थी, तो वो पिताजी हमेशा उसकी बड़ी बहन सुशीला से लेखिका की तुलना करते रहते थे और अंत में उसी को श्रेष्ठ बताते थे। तो ऐसा बचपन से लगातार चलता रहा। तो लेखिका कहती हैं कि आज जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझ पर नाम पद प्रतिष्ठा सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आज तक हीन भावना से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकली हूँ। आज भी जब परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। आज भी जब लेखिका कहती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके तरह तरह के विशेषण लगाकर मेरा परिचय किसी अन्य से करवाता है तो लेखिका कहती हैं कि मैं बिल्कुल संकोच से सिमट जाती हूँ और गढ़ने को यानी शर्म से गढ़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। लेखिका कहती हैं बचपन से मेरे साथ ऐसा व्यवहार रहा, इसीलिए कहीं सबकॉन्शियस अचेतन अनकॉन्शियस जो माइंड है, अचेतन माइंड अनकॉन्शियस जो माइंड है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी एक हीन भावना है जो मुझ पे दबी हुई है मुझ में, और इसीलिए मुझे आज मेरी उपलब्धि पर कभी भरोसा नहीं रहता। सब मुझे एक तुक्का ही लगता है। लेखिका कहती हैं जितनी भी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई मुझे ऐसा लगता है वो सब क्या है, वो सब एक तुक्का है। तुक्का मतलब संयोग से ही मुझे इतनी सफलता मिल गई, वरना मैं इस सफलता के लायक नहीं थी। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, कभी कभी लेखिका को अपने पिता के स्वभाव पर बहुत गुस्सा आता था तो मैं कभी भन्ना जाती थी, और आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वो मुझ पर बहुत शक करते थे, मुझे उनका शक्की स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझ में भी उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। और बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा हुआ शक, जैसे पिताजी को अपनों के हाथों बहुत बड़ा विश्वासघात मिला था, ऐसे लेखिका कहती हैं मेरे लिए मेरे पिताजी अपने थे और उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, उन्होंने सदैव मेरी बहन से मेरी तुलना करके उसी की प्रशंसा की। तो ऐसा होने पर मुझे भी अपने पिता की तरफ से एक विश्वासघात ही मिलता था।
होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से हमेशा किसी न किसी बात पर मेरी टक्कर चलती रही, वो न जाने कितने अनेक रूपों में मुझ में आ गए हैं। कहीं तो वो कुंठाओं के रूप में है। कुंठा का मतलब क्या होता है? कुंठा का मतलब होता है कोई ना कोई हीन भावना। लेखिका कहती हैं कि कहीं तो वो मेरे अंदर किसी कुंठा के रूप में है, किसी हीन भावना के रूप में है, और कहीं पर किसी प्रतिक्रिया के रूप में। जिस तरह से मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पिताजी भी ऐसे ही रिएक्ट करते थे। और कहीं प्रति छाया के रूप में, प्रति छाया के रूप में मतलब मुझे लगता है कि मैं मेरे पिताजी की ही नकल कर रही हूँ। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपराओं, पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके भीतर आसन्न अतीत किस कदर जड़ जमाए बैठा है? लेखिका कहती है कि जो लोग आज अपने आप को परंपरा और पीढ़ी को नकारते हुए बताते हैं, उन्हें जो परंपराएं हैं या पीढ़ियों का जो अंतर है उसे वो नकार देते हैं, क्या सचमुच उन लोगों को नहीं लगता कि जो हमारा भूतकाल है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही रहती हैं? जैसे लेखिका को लगता है कि आज मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनेक रूप में वो मुझ में दिखाई देते हैं। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, पर हम पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं हो सकते। अर्थात भले ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, भले ही हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि हमारा व्यवहार बदल जाए, लेकिन हम कभी भी हमारे बचपन के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पर वो अपनी माँ का जिक्र करती हैं। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। जैसे पिताजी थे उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी माँ थी, बेपढ़ी लिखी अनपढ़ माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। लेखिका का मानना है वो धरती से भी ज़्यादा धैर्यवान थी। पिताजी की हर जाति को वो अपना प्राप्य समझती थी। प्राप्य मतलब प्राप्त होने योग्य, कि मेरे पति से मुझे यही प्राप्त होगा, वो अपना भाग यही समझती थी। और उसके अतिरिक्त बच्चों की हर उचित और अनुचित फरमाइश और जिद को वो अपना फर्ज समझती थी और बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव हमारी माँ के साथ था, और इस लगाव के पीछे रीज़न था सहानुभूति। माँ की स्थिति देख करके सभी बच्चों को अपनी माँ से सहानुभूति थी, इसीलिए वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा वो उनका त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। हर लड़की के लिए उसकी माँ आदर्श होती है, पर वो कहते हैं मेरी माँ का जो ये त्याग था, ये निहायत असहाय मजबूरी में था कि कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था, इसीलिए वो असहाय होकर के सबकी सहायता करने में लगी हुई थी, और इसीलिए मेरे लिए उनका ये त्याग कभी आदर्श नहीं बन सका। नहीं उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। अर्थात मैं मेरी माँ जैसी नहीं बनना चाहती, मुझ पर उनके इस व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं बन सका। खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण, माता पिता का पुराण यही समाप्त करके अपने आप पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कभी बंद कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। लेखिका कहती हैं कि हम 5 भाई बहन हैं, और उस समय सबसे छोटी मेरे भाई बहनों में मैं थी। जो लेखिका की सबसे बड़ी बहन है, वो अपनी बहन उनको बहुत ज़्यादा याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ 7 साल की थी, उसी समय उनकी बहन का विवाह कर दिया गया था। लेकिन लेखिका को अपने से जस्ट बड़ी, जो 2 साल बड़ी है, उस बहन की बातें बहुत सारी याद है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस बहन के साथ घर के आंगन में बहुत सारे खेल खेले थे, जिनके नाम हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यूँ तो खेलने को हमने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, गिल्ली डंडा खेला, पतंग उड़ाई, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर रहता था। बाहर के भाइयों के जो काम होते थे वो घर से बाहर वाले खेल हुआ करते थे, और लड़कियों की सीमा थी घर तक, हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक घर जैसा माहौल माना जाता था। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा बन चुके थे।
और आज मुझे बड़ी शिद्दत के साथ, शिद्दत होता है अफसोस, लेखा कहती हैं कि मैं बड़ी शिद्दत से, यहाँ पर अफसोस इसका मतलब है, लेकिन वैसे शिद्दत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अधिकता से। तो लेखा कहती हैं कि मैं बहुत अधिकता से, फोर्सफुली इस बात को कहना चाहती हूँ, या मुझे ये महसूस होता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में महानगर के फ्लैट तक सीमित हो गए हैं, और महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे परंपरागत और पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। लेखा का मानना है कि हमारा घर जो था वहीं तक हमारी सीमा थी। ये बात अलग है कि घर का दायरा मोहल्ले तक होता था। और आज बड़े अफसोस के साथ लेखा कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने का जो दबाव होता है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहता है, और इसीलिए वो छोटे छोटे परिवारों में बढ़ चुका है और महानगर के फ्लैट में रहता है। पर ऐसे लोग एक परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न हो गए हैं। पड़ोस कल्चर, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में ये पता ही नहीं रहता कि पड़ोस में कौन रहता है। तो ऐसा विच्छिन्न होकर के हम बहुत संकुचित हो चुके हैं, असहाय और असुरक्षित बन गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारकर अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। लेखिका कहती हैं, मुझ पर मेरे बचपन का बहुत प्रभाव पड़ा है। जिस मोहल्ले में मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ के लोग मुझे इतना प्रभावित करते हैं कि मेरी आरंभिक दर्जन कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन के आसपास कहानियाँ ऐसी हैं जिन कहानियों के पात्र मेरे उसी मोहल्ले से लिए गए हैं जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, और जहाँ पर मैंने अपनी किशोरावस्था तो ख़त्म की और युवावस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर, जितने भी पात्रों की बात की जाए उनमें से 1-2 को छोड़कर कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में मैं बड़ी हुई थी, तो इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। यानी इतने समय के पश्चात भी लेखिका सबको आज भी याद करती है। ऐसा का ऐसा लेखिका को सब याद आते हैं, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वो सब लेखिका की कहानियों में उतर जाते हैं। उस समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद एकाएक कैसे जीवित हो उठे, ये मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। लेखिका कहती हैं कि मेरे मोहल्ले के जब मैं छोटी थी तब के दास साहब न जाने कैसे मेरे महाभोज नामक उपन्यास में अचानक से मैंने उनके बारे में लिखना आरंभ कर दिया। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह करने की योग्यता होती थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10th। सन 44 में सुशीला, जो कि लेखिका की बड़ी बहन थी, उसने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। लेखिका के ऊपर से जब उसकी जो बड़ी बहन थी वो शादी होकर चली गई, दोनों बड़े भाइयों को भी पढ़ाई के लिए इधर उधर भेज दिया गया। अब लेखिका के पिता का पहली बार ध्यान गया अपनी बेटी मन्नू भंडारी पर। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए, एक कुशल पाक शास्त्री यानी खाने में अच्छा बनाने के लिए बड़े नुस्खे बताए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। एक तरफ तो लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ घरेलू शिक्षा भी दी जाती है, उस उम्र में लेखिका के पिता का मानना था कि लेखिका रसोई से दूर रहें। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के बराबर है। तो घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे। आए दिन लेखिका के घर में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग आते थे, उनकी बहस होती थी, आपस में बातचीत होती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब शौक। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। वो चाहते थे कि मैं भी बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से सारा देश जैसे खोलने लग गया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां और उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश आज़ाद होना चाहता है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेरे पास जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मेरे घर में आया करती थी,
उनसे उनकी समझ मुझे दूर दूर तक नहीं थी, मैं उनकी बातों को समझती नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से मन आक्रांत रहता था। बातचीत में जब उन्हें पता चलता था कि बहुत सारे शहीदों ने अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो उनकी कुर्बानियों से मन आश्वस्त रहता था और आतंकित भी होता था। अब इतना ही पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। आज हम आपको बता रहे हैं वही करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। एक तो ये देखिए कि सेकंड जो प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। तो देखिए, लेखिका के पिताजी जो थे वो लेखिका की प्रतिभाओं को पहचान चुके थे और उन्होंने इसीलिए रसोई को भटियार खाना कहा। उनका ये मानना था कि भटियार खाना वो शब्द है जहाँ पर भट्टी या चूल्हा जलता है। अगर लड़की ज़्यादा समय रसोई में लगाएगी तो उसकी सारी की सारी सभ्यता, उसकी सारी पढ़ाई चूल्हे में जलकर खाक हो जाएगी। इसलिए वो कहते थे कि ये तो भटियार खाना है और यहाँ नहीं जाना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे, ये तो एक प्रश्न हो गया है, और फिर छठा प्रश्न, आप छठा प्रश्न करेंगे। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले, किंतु लड़की होने के कारण वे राज्य में मैं एक बार फिर से बोल देती, देखिए। लेखिका ने बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला और पतंग उड़ाने जैसे कई कार्य किए, लेकिन लड़की होने के कारण उसका दायरा 4 दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियाँ ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। देखिए, लेखिका का मानना है कि मैंने मेरे भाइयों के साथ सारे खेल खेले, लेकिन लड़कों का दायरा घर से बाहर था और लेखिका का दायरा घर के अंदर तक था। तो इस समय के स्थितियाँ देखते हुए आपको बताना है कि क्या आज भी ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं। तो हम लिखेंगे कि लेखिका के समय जरूर ऐसा माहौल था, लेकिन आज लड़कियां घरों से निकलकर अनेक गतिविधियों में खुलकर भाग लेती हैं, कई तरह के खेलों में भाग लेती हैं, न सिर्फ भाग लेती हैं अपितु एक अच्छा स्थान बनाकर मेडल आदि भी लेकर आती हैं। उन्हें अपना करियर चुनने की आज़ादी होती है और कितनी जगह पर तो लड़कियों का जो परफॉर्मेंस है, लड़कियों की जो उपलब्धियां हैं, वो लड़कों से भी बढ़कर दिखाई देती है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि आज भी हमारे समाज का कुछ हिस्सा ऐसा है जो लड़कियों को लड़कों से कम आंकता है। आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। आज का 2 ही प्रश्न का काम है और अगले वीडियो में आपको काम दे दिया जाएगा। थैंक यू।